सन 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 22 रोजा जंग फैसला कुन नतीजे के बगैर खत्म हो गई। इंडिया को बर्तरी हासिल जरूर थी, लेकिन इंडिया के पास ये खुफिया मालूमात नहीं थी कि पाकिस्तान के पास हथियारों की किस हद तक कमी है। कहा जाता है कि 22 सितंबर को जिस दिन जंगबंदी का ऐलान हुआ, पाकिस्तान का तकरीबन तमाम असलहा खत्म हो चुका था। इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह शंकर नायर अपनी किताब इनसाइड आईबी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन द गैदर्ड मास में लिखते हैं कि इस वक्त के आर्मी चीफ जनरल JN चौधरी ने वजीर दिफा यशवंत राव चौहान को इत्तला दी कि फौज ने पाकिस्तान पर फैसला कुन फतह इसलिए हासिल नहीं की कि हमारे पास दुरुस्त इंटेलिजेंस मालूमात नहीं थी। इसकी वजह ये थी कि ये मालूमात इकट्ठी करने की जिम्मेदारी IB के नाअहल जासूसों को दी गई थी। इस तनकीद का एक नतीजा ये निकला कि इंडिया ने एक नई इंटेलिजेंस एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग RAW यानी रॉ कायम करने का फैसला किया गया, जिसकी जिम्मेदारी मुल्क से बाहर इंटेलिजेंस जमा करना थी। रॉ का कयाम 21 सितंबर सन 1968 को हुआ और रामेश्वर नाथ काऊ को इसका पहला सरबराह बनाया गया। शंकर नायर को उनका नंबर 2 बनाया गया। इन दोनों के अलावा 250 अफराद को इंटेलिजेंस ब्यूरो से रिसर्च एंड एनालिसिस विंग में मुंतकिल किया गया। सन 1971 के बाद रामेश्वर नाथ काऊ ने कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों से बराह रास्त रॉ के एजेंटों को मुंतखब करने की रिवायत शुरू की। नतीजा ये हुआ कि रॉ में काम करने वाले बहुत से लोगों के रिश्तेदारों और दोस्तों को तंजीम में नौकरियां मिल गयी और इसे मजाक में रिलेटिव एंड एसोसिएट वेलफेयर एसोसिएशन कहा जाने लगा। लेकिन सन 1973 के बाद ये रिवायत बदल गई और बराह रास्त भर्ती होने वालों को सख्त मुकाबले और तरह तरह के इम्तिहानात से गुजरना पड़ा। नतन गोखले अपनी किताब आर एंड काउ जेंटलमैन स्पाई मास्टर में लिखते हैं, पहला इम्तिहान एक नफ्सियाती इम्तिहान था। उम्मीदवारों को सुबह 3 बजे एक जगह पर आने को कहा गया। वहाँ पहुँचते ही उनका ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट दिया गया। टेस्ट पास करने वालों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, जो एक जॉइंट सेक्रेटरी ने करवाया। जे देव रोंडे सन 1973 में रॉ के लिए मुंतखब हुए थे और एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर रिटायर्ड हुए। वो कहते हैं, इंटरव्यू का अगला दौर रॉ के सीनियर अफसरान NN संतोख और शंकर नायर ने किया। मुंतखब होने के बाद हमें 6 रुकनी सिलेक्शन कमेटी का सामना करना पड़ा, जिसमें सेक्रेटरी खारजा, रॉ चीफ RN काओ और एक माहिर नफ्सिया शामिल थे। मेरा इंटरव्यू 45 मिनट तक जारी रहा। 2 माह बाद रोंडे को इत्तला मिली कि वो रॉ में मुंतखब हो गए हैं। उनके साथ 3 दीगर अफराद प्रताप हैप्लिकर, चक्रोत सिन्हा और बेधन राव को भी मुंतखब किया गया। प्रताप हैप्लिकर, चक्रोत सिन्हा और बेधन रावल को भी मुंतखब किया गया। रॉ के स्पेशल सेक्रेटरी के ओहदे से रिटायर्ड होने वाले राणा हनर्जी का कहना है कि इसके बाद सन 1985 से 1990 के दरमियान रॉ में इस तरह कुछ और लोग भर्ती किए गए, जिसकी वजह से स्पेशल सर्विसेज का कयाम अमल में आया। बाद में ये तजर्बा नामालूम वजूहात की बिना पर रोक दिया गया। अब 95% से ज्यादा लोगों का इंतखाब इंडियन पुलिस सर्विस से किया जाता है और कुछ लोगों को कस्टम्स और इनकम टैक्स सर्विसेज से इकोनॉमिक इंटेलिजेंस के काम की देखभाल के लिए लिया जाता है। इस इंतखाबी अमल को रॉ के बाज हलकों में तनकीद का निशाना बनाया गया है। रॉ के साबिक सरबराह विक्रम दौर अपनी किताब द इन एंडिंग गेम में लिखते हैं, जब कोई शख्स पुलिस सर्विस में अफसर बनता है, इसकी औसत उम्र 27 साल होती है। अगर वो 3 साल के बाद रॉ में आता है तो इसकी उम्र 30 या इससे ज्यादा होगी। इस उम्र में इसके लिए खुद को नए पेशे में ढालना बहुत मुश्किल है। इस वक्त वो ज्यादा खतरा मोल लेने की पोजीशन में भी नहीं होता है। विक्रम सूद लिखते हैं कि पुलिस सर्विस से इंटेलिजेंस एजेंसियों के लोगों को लेना अब इतना मौसर नहीं रहा। ये एक ऐसा पेशा है जहाँ लिसानी महारत और मालूमात निकालने का फन बहुत अहम है, जिसके लिए पुलिस एहलकारों को तरबियत नहीं दी जाती। उन्हें इक्तिसादी, साइबर, साइंसी और स्ट्रेटेजिक शोबों में भी माहिर होना जरूरी है, जिसकी तरबियत किसी IPS ऑफिसर को नहीं दी जाती है। मुंतखब अफराद को इंटेलिजेंस मालूमात हासिल करने के लिए बुनियादी तरबियत दी जाती है, जिसके बाद उन्हें फील्ड इंटेलिजेंस ब्यूरो में रखा जाता है, जहां उन्हें सख्त सर्दी में काम करने का तरीका सिखाया जाता है। दर अंदाजी कैसे की जाए, पकड़े
जाने से कैसे बचा जाए, सवालात के जवाबात और नए राब्ते कैसे कायम करें वगैरह सिखाया जाता है। मैदान में जाने से पहले इन्हें क्रोमागा में अपनी दिफा की तरबियत दी जाती है। ये इस्राएली मार्शल आर्ट की एक किस्म है जिसमें दो बदू लड़ाई के लिए गैर रिवायती हरबे सिखाए जाते हैं। राणा बनर्जी बताते हैं कि बैरून मुल्क जाने से पहले उन्हें और भी ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं जो बाद में काम आएंगे। जैसे किसी जमाने में डेड लेटर बॉक्स का चर्चा था। आप कागज को दरख्त की जड़ के पास रखेंगे, दूसरे इसे वहाँ से ले जाएंगे। रखने और लेने के अमल में निशानात लगाने पड़ते हैं। कोड लैंग्वेजेस लिखना भी सिखाया जाता है। दुनिया के तमाम ममालिक बैरून मुल्क अपने सिफारत खानों को जासूसी के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। बैरून मुल्क इंडियन सिफारत खानों में भी अक्सर रॉ के एजेंट तैनात होते हैं। कई बार इन्हें फर्जी नामों से बाहर भेजा जाता है। सहाफी यतेश यादेव अपनी किताब रॉ A History of India's Covert Operations में लिखते हैं, इसके पसे पुष्ट वजह ये है कि इनके असल नाम सिविल सर्विसेज की फहरिस्त में है। एक बार रॉ में काम करने वाले विक्रम सिंह को विशाल पिंडत के भेस में मॉस्को जाना पड़ा। उनके खानदान के अफराद को भी अपनी जगह बदलनी पड़ी। गैर मुल्की पोस्टिंग के दौरान अगर उनके घर बच्चा पैदा हुआ तो इसकी कुनियत भी जाली रखी गई जो उम्र भर उसके साथ लगी रही। रॉ के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह दुलत एक दिलचस्प कहानी सुनाते हैं। हमारा एक कश्मीरी दोस्त हाशिम कुरैशी है जिसने पहली बार इंडियन तैयारा हाईजैक किया। वो मुझे मुल्क से बाहर कहीं मिला, हमने मुसाफा किया तो मैंने कहा मेरा नाम दुलत है। वो कहने लगा ठीक है, बराए करम मुझे अपना असली नाम बताए। मैंने हंसकर कहा कहाँ से लाऊं, ये असली नाम है। बाद में उसने कहा कि तुम वही हो जिसने अपना असली नाम बताया। इस सब के बावजूद पहचाने जाने और शनाख्त जाहिर होने का खौफ हमेशा रहता है। पेशेवर जासूस बहुत जल्द पहचाने जाते हैं। राणा बनर्जी बताते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान एक सिफारती प्रोटोकॉल है कि इंटेलिजेंस कारोबार में शामिल लोगों के नाम जो एक दूसरे को भेजे जाते हैं, इस मुल्क को पेशगी इत्तला दी जाती है। ये तय है कि हम एक दूसरे के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे। अगर कोई हद से बढ़कर काम करता है तो इसे वापस बुला लिया जाता है। वो कहते हैं कि बरतरफ किए जाने का खौफ हमेशा रहता है। अगर कोई 3 साल की पोस्टिंग पर जाता है तो वो अपने बच्चों की तालीम का इंतजाम करता है, लेकिन अगर 6 माह बाद इसे फौरी तौर पर मुल्क छोड़ने को कहा जाए तो ये एक परेशान कुन सूरत हाल है। सन 1999 में रॉ की उस वक्त बदनामी हुई जब खानदान हाईजैक के बाद इंडिया को 3 खतरनाक इंतहा पसंदों को रिहा करना पड़ा। यही नहीं, उस वक्त के रॉ चीफ AS दुलत, मसूद अजहर और मुश्ताक अहमद जरकर को अपने तैयारे में श्रीनगर से दिल्ली लाए, जहां से उस वक्त के वजीर जसवंत सिंह उन्हें अपने साथ कंधार ले गए। जिस तरह IC-814 तैयारों को अमृतसर से लाहौर तक परवाज की इजाजत दी गई, इस पर भी काफी तनकीद की गई। दुनिया के दीगर जासूसों के बरअक्स रॉ के जासूसों के सीने पर कभी कोई तमगा नहीं सजाया गया। यतेश यादेव अपनी किताब रॉ अ हिस्ट्री ऑफ कवर्ट ऑपरेशंस में लिखते हैं कि कारगिल जंग के बाद रॉ के वो लोग खामोश खड़े रहे जिन्होंने इस जंग में अपने दोस्तों और साथियों को खो दिया था। रहमान नामी एक जासूस ने रॉ के आला हुकाम से कहा कि वो मुल्क के लिए जाने कुर्बान करने वालों की कुर्बानी का सरेआम एतराफ करें। जब ये तजवीज उस वक्त के कौमी सलामती के मुशीर और वजीर आजम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी बरजेश मिश्रा के पास पहुंची तो उन्होंने इसकी मुखालफत की। ISI का तंजीमी ढांचा। ISI की बुनियादी जिम्मेदारी मुल्क की मुसल्लह फौज का अमली और नजरियाती तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है, जिसका इजहार इस इदारे के नाम यानी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस से आया होता है। ISI में सिविलियन भी आला ओहदों पर फाइज हैं, लेकिन वो इस इदारे के तंजीमी ढांचे में गलबा या ताकत नहीं रखते। मुसन्निफा डॉक्टर बेन एच कैसलिंग ने अपनी किताब ISI ऑफ पाकिस्तान में इस इदारे का ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट तंजीमी खाका शामिल किया है। जर्मन सियासी माहिर डॉक्टर कैसलिंग की इस किताब के मुताबिक उन्होंने 1989 से सन 2002 का अरसा पाकिस्तान में गुजारा है। उन्होंने
انہوں نے اپنی کتاب میں واضح کیا ہے کہ یہ ایک جدید آرگنائزیشن ہے جس کی توجہ کا بنیادی محور خفیہ معلومات جمع کرنا ہے۔ ان کے مطابق 7 ڈائریکٹریٹس اور محکموں کی متعدد پرتیں یا تہوں کے علاوہ ونگ منسلک شعبے ہیں جو کسی بھی جدید انٹیلیجنس ایجنسی کی طرح ISI میں بھی ہیں۔ ISI کے تنظیمی ڈھانچے میں فوج کا غلبہ زیادہ ہے، اگرچہ بحریہ اور فضائیہ سے تعلق رکھنے والے افسران بھی تنظیم کا حصہ ہیں۔ DGISI غیر ملکی انٹیلیجنس ایجنسیوں اور اسلام آباد میں قائم غیر ملکی سفارت خانوں میں تعینات فوجی اتاشیوں سے رابطوں کے مرکز کا کردار ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح درپردہ وہ انٹیلیجنس امور پر وزیر اعظم کے چیف ایڈوائزر کے طور پر کام کرتے ہیں۔ ایک سینئر فوجی افسر نے BBC کو بتایا کہ مسلح افواج، آرمی، ایئر فورس اور نیوی میں ایک الگ انٹیلیجنس ایجنسی ہوتی ہے جس میں ملٹری انٹیلیجنس، ایئر انٹیلیجنس اور نیول انٹیلیجنس شامل ہیں، جو اپنی اپنی متعلقہ فوج کے لیے ضروری معلومات جمع کرتی اور فرائض بجا لاتی ہیں۔ ISI اور ان افواج کی ہر متعلقہ انٹیلیجنس ایجنسی کے امور کار میں کبھی کبھار ایک ہی قسم کی معلومات بھی اکٹھی کر لی جاتی ہیں، کیونکہ سبھی فوجی پیش رفت پر نظر رکھتے ہیں اور دشمن کی چالوں اور حرکتوں کی نگرانی کرتی ہیں۔ لیکن فوج کی ترکیب میں دیگر انٹیلیجنس ایجنسیوں کے مقابلے میں ISI سب سے بڑی، سب سے زیادہ مؤثر اور طاقتور انٹیلیجنس ایجنسی سمجھی جاتی ہے۔ ISI ملک میں سب سے بڑی اور وسیع انٹیلیجنس ایجنسی تصور ہوتی ہے، لیکن اس میں افرادی قوت کتنی ہے، اس بارے میں مقامی میڈیا یا غیر سرکاری شعبے میں کوئی تخمینہ یا اندازے دستیاب نہیں ہے۔ ISI کے بجٹ کو کبھی عوام کے سامنے نہیں لایا گیا، تاہم واشنگٹن میں قائم فیڈریشن آف امریکی سائنٹسٹ کی کئی برس پہلے کی جانے والی تحقیق کے مطابق ISI میں 10,000 افسران اور اسٹاف ممبر ہیں، جن میں مخبر اور اطلاع دینے والے افراد شامل نہیں۔ اطلاعات کے مطابق یہ 6 سے 8 ڈویژنز پر مشتمل ہے۔ کاؤنٹر انٹیلیجنس آپریشن، فوجی ماہرین کا کہنا ہے کہ ISI کا آرگنائزیشنل ڈیزائن، تنظیمی نقشہ، بنیادی طور پر اسے کاؤنٹر انٹیلیجنس آپریشن، جوابی خفیہ کارروائیوں پر توجہ مرکوز کرنے والی انٹیلیجنس ایجنسی بناتا ہے۔ لیکن اس کی کیا وجہ ہے؟ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فیروز ایچ خان وہ افسر تھے جنہوں نے پاکستان کی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ میں کلیدی عہدوں پر فرائض انجام دیے اور ایٹنگ گراس کے عنوان سے ایک کتاب تصنیف کی ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ فیروز ایچ خان نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ پاکستان کے تیسرے آمر جنرل ضیاء الحق کو افغانستان میں سوویت یونین کی مداخلت نے پریشان کر دیا تھا۔ اس پریشانی کے پیچھے بڑی وجہ بلا شبہ یہ حقیقت کار فرما تھی کہ طاقت کے نشے میں بتمس عالمی قوت ہمارے ملک کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ ایسی صورتحال میں کارٹر انتظامیہ کی طرف سے فراہم کی جانے والی فوجی اور مالی مدد اطمینان کا ذریعہ تھی، لیکن فوجی عامر کے لیے امریکی پیشکش ایک اور طرح کی پریشانی کا باعث تھی۔ امریکی مدد پاکستان کی معیشت کو توانا کرے گی اور فوجی استعداد کار میں اضافہ کرے گی، لیکن دوسری طرف امریکہ کے ساتھ انٹیلیجنس تعاون کے لیے زیادہ معلومات اور پاکستان کے اندر نگرانی کی سرگرمیاں درکار ہوں گی، جس سے پاکستان کے قومی راز محفوظ رکھنے کی مشکل درپیش آ سکتی تھی۔ بریگیڈیئر فیروز لکھتے ہیں کہ جنرل ضیاء نے پاکستان میں امریکہ کی خفیہ معلومات جمع کرنے کی کارروائیوں کو نیوٹرلائز، بے اثر کرنے اور کاؤنٹر انٹیلیجنس کے شعبے میں پاکستان انٹیلیجنس سروسز کی استعداد کار بڑھانے اور اسے ترقی دینے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے لکھا کہ اس کا مطلب انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI کے کاؤنٹر انٹیلیجنس ونگ کے لیے فراخدلانہ بجٹ کی فراہمی تھی۔ ان دنوں امریکہ انٹیلیجنس آپریشن زیادہ تر پاکستان کے خفیہ جوہری پروگرام سے متعلق تھے۔ دوسری جانب افغان جنگ کے نتیجے میں مغربی انٹیلیجنس کے اہلکاروں کی ایک بڑی تعداد اسلام آباد میں مستقل بنیادوں پر خفیہ زون بنا چکی تھی۔ اس وقت کی فوجی حکومت نے حالات کے تقاضے کے تحت پاکستان کی انٹیلیجنس سروسز کو اس اندازے سے تشکیل دیا کہ اس کی توجہ کا بنیادی محور کاؤنٹر انٹیلیجنس آپریشن تھا۔ فوجی اصلاحات کی تشریح سے متعلق لغت میں کاؤنٹر انٹیلیجنس کا مطلب کچھ یوں دیا گیا ہے: کاؤنٹر انٹیلیجنس معلومات کا حصول اور غیر ملکی حکومتوں، غیر ملکی تنظیموں، غیر ملکی افراد یا بین الاقوامی دہشت گرد تنظیموں یا ان کی
ईमा पर अनासिर की तरफ से किए जाने वाली जासूसी, दीगर इंटेलिजेंस एजेंसियों की सरगर्मियों, सबोताश या कत्ल कर देने की कार्रवाइयों से बचने के लिए की जाने वाली सरगर्मियां हैं। फिरोज एच खान के नुक्ते नजर के मुताबिक जनरल जियाउल हक पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विसेज ISI की नक्शासाजी के मेमार थे। वो एक ऐसे अंदाज में काउंटर इंटेलिजेंस को चलाना चाहते थे जो दीगर तमाम इंटेलिजेंस से बढ़कर हो या इसे दीगर पर फौकियत और बरतरी हासिल हो। लिहाजा पाकिस्तान इंटेलिजेंस सर्विसेज के ढांचे का खाका वज़ा किया गया ताकि वो तरक्की करे, नशोनुमा पाए और शफाफ अंदाज में आगे बढ़ती जाए और इसकी इजाफी तवज्जो मुल्क के अंदर और बाहर काउंटर इंटेलिजेंस पर मरकूज हो। फिरोज एच खान ने लिखा कि जियाउल हक के पास आगे बढ़ने की राह कलील थी, लेकिन उन्हें दाव लगाना था। जौहरी मामले को सिफारतकारी से कम किया जा सकता था और अमरीकी इंटेलिजेंस के जरिए मालूमात के हुसूल में खतरात मौजूद थे। इस मसले को बेहतर काउंटर इंटेलिजेंस से हल किया जा सकता था। जॉइंट काउंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो आज तक ISI के अंदर डायरेक्टरेट्स काउंटर इंटेलिजेंस की जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे हैं, जैसे जॉइंट काउंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो मुश्तरका जवाबी खुफिया कार्रवाइयों के ब्यूरो के नाम दिया गया है, जो सबसे बड़ा डायरेक्टरेट है। जर्मन पॉलिटिकल साइंटिस्ट डॉक्टर बेन जी कैस्लिंग अपनी किताब में लिखते हैं कि डिप्टी डायरेक्टर जनरल एक्सटर्नल बैरूनी उमूर JCIB को कंट्रोल करते हैं। उनके मुताबिक इसकी जिम्मेदारी बैरून मुल्क तैनात पाकिस्तानी सिफारतकारों की निगरानी है। इसके साथ साथ मशरिक वस्ता, जनूबी एशिया, चीन, अफगानिस्तान और साबिक सोवियत वस्त एशिया की 9 आजाद रियासतों में इंटेलिजेंस ऑपरेशन करना है। जॉइंट काउंटर इंटेलिजेंस ब्यूरो JCIB के 4 डायरेक्टरेट्स हैं। एक डायरेक्टरेट गैर मुल्की सिफारतकारों और गैर मुल्की फील्ड निगरानी को संभालता है। B एक और डायरेक्टरेट बैरून मुल्क सियासी इंटेलिजेंस मालूमात जमा करने का जिम्मेदार होता है। C तीसरे डायरेक्टरेट की जिम्मेदारी एशियाई, यूरोप और मशरिक वस्ता में इंटेलिजेंस मालूमात का हुसूल है। D चौथा डायरेक्टरेट इंटेलिजेंस उमूर में वज़ीर-ए-आज़म के मुआवन के तौर पर खिदमत अंजाम देता है। ये डायरेक्टरेट ISI का सबसे बड़ा डायरेक्टरेट है। इसकी जिम्मेदारियों में खुद ISI एहलकारों की निगरानी भी शामिल है, जबकि सियासी सरगर्मियों का हिसाब रखना भी है। ये पाकिस्तान के तमाम बड़े शहरों और खित्तों में मौजूद है। डॉक्टर बेन कैस्लिंग की किताब के मुताबिक ISI का दूसरा बड़ा डायरेक्टरेट बिलाशुबा जॉइंट इंटेलिजेंस ब्यूरो JIB है, जो हसास सियासी मौज़ूआत से मुताल्लिक है। इसमें सियासी जमातें, मजदूर यूनियन, अफगानिस्तान, इंसदादे दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ और VIP सिक्योरिटी शामिल है। JIB बैरून मुल्क पाकिस्तान के फौजी अताशियों और फौजी मुशीरों से मुतालिक उमूर कार और मनासिब को भी कंट्रोल करता है। डॉक्टर कैस्लिंग ने अपनी किताब में लिखा कि जॉइंट इंटेलिजेंस नॉर्थ, जिनमें जम्मू कश्मीर का जिम्मेदार है, इसकी बुनियादी जिम्मेदारी इंटेलिजेंस मालूमात जमा करना है। अपनी किताब में वो लिखते हैं कि इसे जम्मू कश्मीर में इंटेलिजेंस जमा करने की भी जिम्मेदारी तफवीज है। ये कश्मीरी अस्करियत पसंदों को सबोताश और तकरीबी सरगर्मियों की तरबियत, असलहा और बारूद और सरमाया फराहम करता है। याद रहे कि पाकिस्तान पर कश्मीरी अस्करियत पसंदों की मदद के इल्जामात लगते रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा इसकी तरदीद की है। डॉक्टर कैस्लिंग ने अपनी किताब में लिखा कि जॉइंट इंटेलिजेंस मैसलेंस मुतफर्रिक यूरोप, अमेरिका, एशियाई और मशरिक वस्ता में जासूसी पर मामूर है और एजेंट्स जासूसों के जरिए ISI हेडक्वार्टर से बराह रास्त या फिर अपने बैरून मुल्क तैनात अफसरान की मदद से बिलवास्ता तौर पर रास्तारी से खुफिया मालूमात जमा करता है। ये अपनी जारहाना कार्रवाई करने के लिए तरबियत याफ्ता जासूस इंडिया और अफगानिस्तान में इस्तेमाल करता है। रॉ के सरबराह अमरजीत सिंह दौलत कहते हैं, अगर ISI इतनी मौसर तंजीम ना होती तो हर रोज इंडिया में इस पर इल्जाम नहीं लग रहा होता। जब भी इंडिया में कोई वाकया होता है, इसका इल्जाम ISI पर लगता है। ये दुनिया भर की तमाम खुफिया एजेंसियों में सबसे दिलचस्प एजेंसी है। मुझसे माजी में एक पाकिस्तानी TV चैनल ने ISI के बारे में पूछा तो मैंने कहा कि अगर मैं इसका सरबराह बन जाऊं
तो मुझे बेहद खुशी होगी। ISI या रॉ बेहतर कौन? इस सवाल पर कि दोनों एजेंसियों में बेहतर कौन है, असद दुरानी कहते हैं कि 10 साल कबल एक वेबसाइट पर मुख्तलिफ फहरिस्तें सामने आई, जिनमें दुनिया की बेहतरीन खुफिया एजेंसियों की फहरिस्त में ISI पहले नंबर पर थी। इस बारे में ISI दुल्लत कहते हैं कि रॉ का क़याम ISI से तकरीबन 20 साल के बाद आया और ये मुनासिब नहीं होगा कि दोनों तंजीमों का मवाज़ना किया जाए। साथ साथ उन्होंने कहा कि रॉ और इंडियन इदारों ने कई ऐसे काम किए हैं जिनके बारे में लोगों को इल्म नहीं है और न ही उन्हें इसके बारे में मालूम होना चाहिए। असद दुरानी ने भी इस बात की तायीद करते हुए कहा कि जरूरी नहीं है कि आपका नंबर कौन सा हो, असल बात ये होती है कि आप अपना काम मौसर तरीके से करें और खामोश रहें, जैसे इंडिया वालों ने मुक्ति बानी के साथ किया था। उन्होंने मजीद कहा कि ISI की एक और बड़ी कामयाबी ये है कि आज तक किसी जासूस ने अपनी हमदर्दियां नहीं बदली और न ही रंगे हाथों पकड़ा गया।